about the periodic and oscillatory motions. What are periodic motions and what are oscillatory motions? We are going to discuss about here in this video. So figure number 14.1. Now see here, this is what the figure number 14.1. It has three parts: A, B, and C. Right? This shows some periodic motions, and suppose an insect climbs up a ramp एंड फॉल डाउन। आप ये समझें कि कोई एक इंसेक्ट है, वो रैंप के ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे गिर जाता है। इट कम्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट एंड रिपीट द प्रोसेस आइडेंटिकली। जरा इसको हम ग्राफिकली बताने की कोशिश करते हैं। ये जो पोजीशन है, जो इंसेक्ट की पोजीशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्सिस एंड द टाइम पीरियड इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। सो इनिशियली देखिए, जो एक इंसेक्ट है वो यहाँ, जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से वो चढ़ने लगता है, तो उसकी जो पोजीशन है, हाइट है, वो बढ़ती चली जाती है। देन आफ्टर सम टाइम इंसेक्ट रीच एट दिस पॉइंट, राइट। सो एंड आफ्टर दैट इट फॉल्स टू द सेम पॉइंट। वो देखिए, आप x का वैल्यू दोबारा फिर से जीरो हो जाता है। द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंसेक्ट इज गिवन अलोंग बाय एक्सिस। इसकी सूचना जो है वो बाय एक्सिस के ऊपर है, तो वो दोबारा फिर अपनी जगह आ जाता है। फिर दोबारा क्या होता है, फिर यहाँ से वो चढ़ना शुरू करता है, यहाँ से चढ़ना शुरू करता है और फिर वो सेम लोकेशन पर चला जाता है। आप देखिए, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो जो इंसेक्ट है, जो कीड़ा मकोड़ा जो भी आपने कंसिडर किया, वो वहाँ पहुँच जाता है। दोबारा फिर से वो गिरता है और एक फिक्स टाइम के बाद वो दोबारा फिर से नीचे आ जाता है। फिर वो यहाँ से चढ़ना शुरू करता है और फिर वो टॉप पॉइंट पर चला जाता है। और यहाँ फिर, यहाँ देखिए, तीनों पॉइंट जो है वो सेम लोकेशन पर है। एंड आफ्टर दैट इट फॉल डाउन एंड रीच टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। सो आप देखें यहाँ कि ये जो मोशन है इंसेक्ट का, वो ज़रा गौर से देखें। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो इंसेक्ट है वो टॉप पर आ रहा है, यहाँ देखिए। और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये देखिए, यहाँ भी वो बॉटम पर है, यहाँ भी बॉटम पर है, यहाँ भी बॉटम पर है, यहाँ भी बॉटम के ऊपर है। तो ये सारे जो इंटरवल्स हैं, ये टाइम इंटरवल टी है। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो टॉप पर चला जाता है और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो बॉटम पर आ जाता है। सो ऐसे मोशन को हम पेरियोडिक मोशन बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो रिपीट होती है। उस मोशन को हम पेरियोडिक मोशन बोलते हैं। आप एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करें। वो जो दूसरा एग्जांपल है, कोई एक लड़का है, ए चाइल्ड क्लाइंब अप स्टेप। एक लड़का जो है वो एक स्टेप जो है वो ऊपर चढ़ता है और फिर वो नीचे आ जाता है। एंड इट रिपीट दिस प्रोसेस आइडेंटिकली। वो एक ही तरीके से इसको बार बार रिपीट करता है। एंड द हाइट अबव द ग्राउंड वुड लुक लाइक दैट इन द फिगर 14.1 बी। अब हम इस फिगर में दोबारा देखते हैं। ये देखिए, ये लड़के की जो लोकेशन है वो बताई बताई जा रही है अलोंग द बाय एक्सिस। दिस इज द पोजीशन ऑफ द चाइल्ड अलोंग बाय एक्सिस एंड दिस इज द टाइम इंटरवल। अब देखिए, यहाँ से लेके कुछ टाइम तक तो वो ग्राउंड पर चलता है। उसके बाद वो एक स्टेप जो है वो ऊपर चला जाता है। इट विल टेक स्टेप एंड रीच टू सम हाइट। सो उसके बाद वहाँ थोड़ी देर के लिए रहता है। यहाँ भी देखना आपने, इस इंटरवल के लिए वो उसी हाइट पर रहता है, फिर वो नीचे आ जाता है। ओके। और उसके फिक्स टाइम के बाद ये देखिए, आफ्टर 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 फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम वो दोबारा फिर से यहाँ से चलता है, यहाँ पहुँचता है और दोबारा फिर से एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो दोबारा फिर से नीचे आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, both these time intervals are equal, so this motion is also called a periodic motion। ठीक है, आप यहाँ देखें, वो यहाँ है, ग्राउंड पर है, आफ्टर टाइम टी के बाद भी ग्राउंड पर है, उसके बाद दोबारा आफ्टर टाइम टी के बाद वो दोबारा फिर से ग्राउंड पर है। सो दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ periodic motion। This is another example of the periodic motion। Now there is one more example of periodic motion। We'll try to concentrate on the same। जब आप कभी कोई गेम खेलते हैं, इसमें क्या करते हैं, आपके पास हाथ में एक बॉल है, यू हैव बॉल इन योर हैंड, जैसे आप यहाँ देख लीजिए। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि बॉल को हाथ से कभी नीचे फेंक रहे हैं, तो कभी दोबारा फिर से हाथ में पकड़ रहे हैं, ग्राउंड पर फेंक रहे हैं और हाथ में फिर पकड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उसका हाइट और टाइम का हम यदि ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरीके का बनता है। ये देखिए, जब टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो है, जब एक ऑब्जर्वर ने आपको देखना शुरू किया तो बॉल आपके हाथ में थी। उसके बाद क्या किया आपने, आपने बॉल को नीचे फेंक दिया, तो बॉल को नीचे पहुंचने में कुछ समय लगा। फिर यहाँ से फिर जो दोबारा बॉल ने जंप मारा, दोबारा फिर से वो आपके हाथ में चली गई। फिर आपने नीचे फेंक दिया, दोबारा फिर से बॉल आपके हाथ में, यहाँ देखिए, यहाँ फिर बॉल आपके हाथ में। तो आप देखिए, ये इंटरवल जो है, यहाँ भी आपके हाथ में है बॉल और एक फिक्स टाइम टी के बाद दोबारा फिर से वो आपके हाथ में है।
और फिक्स टाइम टी इंटरवल के बाद दोबारा फिर से आपके हाथ में है। यदि हम बॉटम की बात करें तो ये और ये यहाँ देखिए दोनों लोकेशंस के ऊपर एक टी टाइम इंटरवल के बाद जो आपकी बॉल है वो दोबारा ग्राउंड को छू गई, और देखिए टी टाइम इंटरवल के बाद दोबारा वो फिर यहाँ ग्राउंड को छू जाएगी। ओके, सो दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज द पेरियोडिक मोशन। सो बट इज अ पेरियोडिक मोशन, अब इसकी हम डेफिनेशन बनाते हैं। एक ऐसा मोशन विच रिपीट आफ्टर इटसेल्फ, ए मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। जो मोशन अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है उसको हम पेरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा होता है कि वेरी ऑफन, मोस्ट ऑफन क्या होता है कि द बॉडी दैट इज अंडरगोइंग द पेरियोडिक मोशन, उसमें एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है समवेयर इनसाइड द पाथ इट हैज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंड वहाँ क्या होता है, वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, because at net there is no net external force acts on this position। इस पोजीशन के ऊपर पार्टिकल के ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस एंड सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग जेड एक्सिस जीरो होगा। आपने इस तरीके से समझना है, ऑल द फोर्सेस नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस इज इक्वल टू जीरो, ये हमने पहले पढ़ाया हुआ है। सो देयरफॉर इफ यदि एक बॉडी को वहाँ छोड़ दिया जाए, यदि उस इक्विलिब्रियम में आप बॉडी को रेस्ट में छोड़ देते हैं तो वहाँ वो हमेशा के लिए रेस्ट में रह जाएगी। इट विल रिमेन इन द सेम स्पॉट फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, और यदि ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल यदि आप उस वहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, इफ वी विल डिस्टर्ब द बॉडी, वी विल गिव द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन, द फोर्स कम्स इनटू प्ले। यदि हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो जो एक फोर्स है वो लगना शुरू हो जाएगा। फोर्स विल कम्स इनटू प्ले which tries to bring the body back to the equilibrium point and giving rise to the oscillations and vibrations। So we'll try to see how it goes। जैसे हम इस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं इसको समझने के लिए, we'll try to make the best use of this space to understand this concept। ये देखिए हमारे पास यदि if we have some ball, यदि हमारे पास कोई एक बॉल कटोरा है और उस कटोरे में हम क्या करते हैं, we have some ball and we'll put some ball in this, we'll put some ball in this। अब ये उसका कोई एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये हमारे पास एक बॉल है और ये इसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आपने इस बॉल को यहाँ रखा हुआ है तो ये यहाँ काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहेगी। अब आप क्या करते हैं, यदि मान लो आप इस बॉल को धक्का देके इस पॉइंट पर ले आते हैं, इफ यू ब्रिंग दिस बॉल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर यदि आप बॉल को ले आते हैं और यहाँ से छोड़ देते हैं, देन व्हाट द बॉल विल डू, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। दिस बॉल इज द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉल एंड देन दिस बॉल विल ट्राई टू कम बैक टू द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी बट यहाँ रुकेगी नहीं एंड इट विल गो बैक टू द एक्सट्रीम पोजीशन। So it will have the to and fro motion, back and forth motion around the mean position। So this motion is called oscillatory motion। तो हमें दोनों चीज़ों का पता चल गया कि periodic motion क्या है, oscillatory motion क्या है। तो oscillatory motion के बारे में हमने पढ़ा कि जो periodic motion होता है उसमें एक ऐसा पॉइंट होता है, periodic motion में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो जीरो होते हैं। यदि हम इस बॉडी को वहाँ से डिस्टर्ब करते हैं, एक एंड पर ले जाते हैं जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, वहाँ से यदि उस बॉडी को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करती है और यहाँ से ओवर शूट करके दूसरे एंड पर पहुँच जाती है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच जाती है। बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इट ट्राई टू गो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। So this backward and forward means to and fro motion of this object is called the oscillatory motion। तो हमें commonly कह सकते हैं कि every oscillatory motion is periodic motion। हर oscillatory motion जो है वो periodic motion तो होता है but every periodic motion is need not to be oscillatory। पर जरूरी नहीं है कि हर periodic motion जो है वो oscillatory ही हो। जैसे for example हम कहें एक circular motion का आपको example देते हैं, ये जो circular motion है, दिस सर्कुलर मोशन, इसका थोड़ा सा हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसका, ये देखिए ये सर्कुलर मोशन है। दिस सर्कुलर मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। सो हियर एन ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल इज मूविंग इन ए सर्कल but it is not oscillating as to and fro motion, right? So every oscillatory motion is periodic motion
but every periodic motion is need not to be oscillatory. So this is what we have to learn from this example. All right. There is no significance difference between the oscillations and vibrations. So oscillation और vibrations के बीच में कोई sharp difference नहीं होगा. आप किसी भी word को यदि बड़ा ध्यान नहीं दें तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर लेंगे. But it seems when the frequency is small, जब frequency कम होगी तो हम एक कहेंगे कि oscillations हैं. When the frequency is small, we can say these are oscillations. And like the oscillations, the branch of the tree. आपने जो पौधों को हवा में झूलते हुए देखा होगा. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्मॉल फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को आपको सबसे पहले समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी, आप ये देखें कि एक ऑसिलेशन का एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि यहाँ से कोई चीज़ जो है वो एक आप झूला झूलते हैं, तो आप यहाँ से झूलना शुरू करते हैं and you will go to the another extreme, right? This is point A, this is the mean position, and this is the extreme position. So this is the mean position and this is the extreme position, and this is once again the extreme position, right? So आप for example कि आप A point से चलना शुरू करते हैं और झूला है, और यहाँ से आप फिर मीन पोजीशन पर जाते हैं, मीन पोजीशन से आप अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाते हैं. दोबारा वापस जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो उसको उसको हम एक टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं. और जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड, राइट? तो यदि टाइम पीरियड बहुत स्मॉल होगा, मतलब ये प्रोसेस बड़ी जल्दी रिपीट हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी लार्ज होगी. और यदि ये टाइम पीरियड बहुत थोड़ा होगा, यदि ये ऑसिलेशन है वो जल्दी हो जाएगी, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. सो व्हेन डिनोमिनेटर इज स्मॉल, फ्रीक्वेंसी इज लार्ज. When the denominator is large, then frequency is small. So I'm talking about कि जब पेड़ों के जो शाखाएं हैं वो हवा में झूलती हैं, तो उस समय क्या होता है कि ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है, वापस उनको अपनी जगह आने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल होती है. तो जो झूलती हुई शाखाएं हैं उनको हम कहेंगे कि जो शाखाएं हैं वो ऑसिलेट कर रही हैं, वाइब्रेट नहीं हम कहेंगे. और यदि फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ हाई, फ्रीक्वेंसी इज हाई होने का मतलब आप दोबारा फिर से समझे, फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब क्या है, जब टाइम की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी. तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल. व्हेन टाइम ऑफ ऑसिलेशन इज स्मॉल, दिस फ्रीक्वेंसी विल बी हाई. ओके, व्हेन टाइम ऑफ ऑसिलेशन इज स्मॉल, दिस फ्रीक्वेंसी विल बी हाई. सो आप देखते हैं कि जैसे वाइब्रेशन, तब हम इस स्टेज में कहेंगे कि वाइब्रेशंस हैं. जैसे वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो जब आप गिटार को बजाते हैं तो गिटार का जो स्ट्रिंग होता है वो बड़ी जल्दी से वापस ये अपनी जगह दोबारा से आ जाता है. तो वी कैन से इफ टाइम इज स्मॉल देन फ्रीक्वेंसी इज हाई, सो वी कैन से दिस एज अ वाइब्रेशन. सो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के बीच में क्या फ़र्क हुआ? ऑसिलेशन के केस में क्या होगा, वी हैव टू टर्म्स, ऑसिलेशंस एंड सेकेंड इज द वाइब्रेशन. सो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में क्या हुआ, ऑसिलेशन तब होगी जब फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी. When frequency is small, then it is called oscillations, and in case of vibration, this frequency is large. Okay, frequency is high in this case, right? So जो simple harmonic motion की यदि हम बात करें, and in simple harmonic motion is the simplest form of एक oscillatory motion है. Simple harmonic motion is basically oscillatory motion. और oscillatory motion क्या होता है? To and fro motion. इसमें जो बॉडी है वो मीन पोजीशन के किनारे, आप यहाँ देख सकते हैं, ये मीन पोजीशन के किनारे ये जो बॉब है वो कभी इधर जाएगा, वापस फिर मीन पोजीशन पर आएगा, ओवरशूट करके वो फिर दूसरे एंड पर चला जाएगा. तो इस तरीके का जो मोशन होता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. और when the force on the oscillating body is directly proportional to its displacement from the mean position. देखिए इसमें जो फोर्स लगेगा वो हमेशा वो मीन it is directly proportional to the displacement and it is always directed toward the equilibrium position. ये हमेशा equilibrium position की ओर लगता रहेगा, और इस equilibrium position का नाम ही हम ये कहेंगे कि mean position की ओर लगता रहेगा. ओके, प्रैक्टिकली यदि हम देखें, इन प्रैक्टिस ऑसिलेटिंग बॉडीज इवेंचुअली कम टू रेस्ट. जैसे आप झूले का हम उदाहरण लेते हैं, तो झूले में क्या होता है कि वो थोड़ी देर के बाद ना रेस्ट में आ जाता है. जब आप झूला झूलने बैठते हैं तो आपको कोई धक्का देता है, सो आफ्टर सम टाइम जो झूला है वो रुक जाता है. सो जिस स्टेज पर आके वो रुकता है, when the net force acting at that point is equal to zero, so this position is called the equilibrium position, right?
सो जो अब आपका जो झूला जब रुकेगा, इट विल स्टॉप बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग फोर्स, बिकॉज ऑफ द डैम्प्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस, राइट? And the friction force can be possible for this case. So और other dissipative causes हो सकते हैं. जो झूला है उसको कोई रोक सकता है, उसको हम एक डिसिपेटिव कॉज मान सकते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स जो है उससे आपका झूला रुक सकता है, उसको हम डिसिपेटिव कॉज मान सकते हैं. सो हाउएवर दे कैन बी फोर्स टू रिमेन ऑसिलेटिंग बाय मीन्स. पर यदि सवाल है कि क्या एक झूला यदि झूलता है तो वो हमेशा के लिए रुक ही जाता है? इट इज़ नॉट नेसेसरी. आप उसके फोर्स को यदि मेंटेन रखते हैं, यदि उसके पास एक अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल एजेंसी से आप एक फोर्स लगाते हैं, so it will keep on oscillating by means of some external periodic agency. There's a sentence is very important, by means of external periodic agency. External periodic agency का मतलब क्या है? देखिए, आप जब झूला झूलते हैं ना, तो आप जब झूले के ऊपर बैठ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ झूले पर बैठ गए और यहाँ आपको झूले के ऊपर एक लगातार कोई एक झूला झुलाने के लिए यहाँ खड़ा रहता है. तो जैसे ही आपका झूला जो है, आप झूलते झूलते बी पॉइंट के ऊपर आएंगे, वो जितना आपका झूला स्लो होगा उतना धक्का दे देगा. दिस इज कॉल्ड पेरियोडिक एजेंसी. पेरियोडिक एजेंसी का मतलब एक स्टेज के ऊपर दोबारा फिर आपको एक रेगुलर किक मिलता है और आप अपना जो ऑसिलेशंस हैं उसको मेंटेन करके रखते हैं. So we discuss this phenomena of the damped and forced oscillations. So we'll discuss this the damped and forced oscillation in details nearly at the end of the chapter, right? So आगे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि any material medium can be pictured as a collection of large number of coupled oscillators. तो एक कोई मटेरियल मीडियम की यदि हम बात करें, जैसे हम वाटर की बात करते हैं, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करते हैं. और जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी एक मीन पोजीशन के किनारे कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे, ये मैं इसको मीन पोजीशन मान लेता हूँ और इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन मान लेते हैं. तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो आगे पीछे होते रहेंगे, या मैं प्रैक्टिकली जैसे आप देखते हैं तो ऐसे करके करेंगे वो. ओके, सो दे गो अप एंड डाउन. ये मीन पोजीशन हो गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया. सो वाटर मॉलिक्यूल विल वाइब्रेट अप एंड डाउन, राइट? सो और जब इकट्ठे होकर ये वाइब्रेट करते हैं, दे आर कॉल्ड कपल्ड ऑसिलेटर, राइट? So the collective oscillations of these they constitutes of the constituents of a medium manifest themselves as a wave. और जब वो सारे इकट्ठे होकर वाइब्रेट करते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि ये एक वेव बना देंगे. तो हमने कुछ पिक्चर्स आपके लिए लगाई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि वाटर वेव्स कैसे पैदा होती है. जैसे आप शांत पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उससे वाटर वेव्स पैदा होती है. और आपने भूकंप होने के टाइम जो वेव्स पैदा होती हैं उनको हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं. सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द वाटर वेव्स ओवर हियर. दीज आर वाटर वेव्स, राइट? And in another figure you just see here seismic waves. These are seismic waves. Okay, these are seismic waves. So these vibrate like this. Now see here, it is all about the mean position. Sometime it go up and sometime it go down, sometime it go up and sometime it go down, right? And another example of the waves as a coupled oscillator is the electromagnetic waves. So electromagnetic waves, these are also in this the particles are I can say in electromagnetic waves there are electric and magnetic field. Those are traveling like the waves, and they are perpendicular to one another as well as they are perpendicular to the direction of propagation of the wave. Okay, so this is all about the oscillation and vibrations. With this I'm closing the video, and then we will discuss about the period and frequency. Thank you.